हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारी रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 15 है। हमने 14 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पुस्तक का नाम याद हो ही गया होगा, हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इसके अलावा आप लोगों को मेरे बारे में भी पता चल गया होगा। मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया, एएमयू, एईडी और डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां मैंने टॉप किया था। वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दिया था, जहां मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया। और साथ ही साथ मैंने यूजीसी नेट का पेपर फिर से दिया था और मुझे 99.9 परसेंटाइल के साथ फिर से जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मैंने एचएन अध्ययन में पढ़ाना शुरू किया है। तो हमारे एचएन अध्ययन बैच पे आप चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एमपी, यूपी, हरियाणा या आप किसी अदर स्टेट का भी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे राजस्थान हो, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, तो उसके लिए भी आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के नए समीक्षक। हमारे यहाँ नए समीक्षक विशेषण का यह अर्थ नहीं कि इनके अतिरिक्त अन्य समीक्षक पुराने हैं। नए समीक्षकों से तात्पर्य उन समीक्षकों से है जो आधुनिक भावबोध को केंद्र में रखकर समीक्षा कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा या रोमांटिक जीवन की दृष्टि से अलग अलग आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निर्देशता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग टटोल रहे हैं। तो नए समीक्षक क्या कर रहे हैं? जो भी हमारी विसंगति, तनाव, एकाकीपन, अजनबीपन है, उसकी जो भी अनुभूतियां हैं, उसका एक प्रमाणित रूप से प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग टटोल रहे हैं। इन समीक्षकों में अज्ञे, इंद्रनाथ मदान, बच्चन सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, भवदेव पांडे, रामदरस मिश्र, विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, डॉक्टर प्रेम शंकर, चंद्रकांत वादेवडेकर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नवल किशोर, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश दवे, दूधनाथ सिंह, रमेश चंद शाह, डॉक्टर हरदयाल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन, गोपाल राय मलयज, डॉक्टर प्रभाकर क्षेत्रीय, मोहन कृष्ण बोहरा, पुष्पाल सिंह, अशोक वाजपेयी, कृष्णदत्त पालीवाल, नंदकिशोर आचार्य, वीर भारत तलवार, कृष्णचंद्र लाल, डॉक्टर इंदिवर, डॉक्टर शंभुनाथ गुप्त, वीरेंद्र मोहन, डॉक्टर अजय तिवारी, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह, सूरज पालीवाल, रोहिणी अग्रवाल, ज्योतिष जोशी, राम विनय शर्मा, जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रकाश त्यागी आदि प्रमुख हैं। कईयों की रचना में निहित प्रगतिशील वैचारिक आधार प्रिय है। इनमें समानता इतनी ही है कि आधुनिक भावबोध को बहुत दूर तक स्वीकार करते हैं और यांत्रिकता के दबाव से मानवीय संवेदना को और सर्जनात्मक चेतना को बचाए रखना चाहते हैं। पहले है हमारे अज्ञे, जिनका जन्म वर्ष है 1911 और निधन वर्ष है 1987। मूलतः रचनाकार हैं। अपने निबंधों द्वारा तथा संपादित कृतियों की भूमिकाओं में आपने रचना के संबंध में सूत्र रूप में जो विचार व्यक्त किए हैं, उन्हें स्वीकार कर अनेक समीक्षकों ने अपने समीक्षा कर्म को सार्थक बनाया है। प्रयोगशीलता, आत्माभिव्यक्ति, संवेदना का पुनः संस्कार, मानववाद, साधारणीकरण और संप्रेषण, परंपरा और आधुनिकता, तथ्य और सत्य, संकटग्रस्त अस्मिता, अनुभव की अद्वितीयता, अहम का विलयन, स्वाधीन चेतना और सृजनात्मक क्षमता, वर्ण की स्वतंत्रता, नैतिकता की संभावना, मृत्यु का संतरास और जिजीविषा आदि वे विषय सूत्र हैं जिन पर अज्ञे ने विचार किया है। वस्तुतः अज्ञे के सारे चिंतन के केंद्र में विज्ञान के विकास के समानांतर मानव संवेदना के विकास की चिंता है। विज्ञान के विकास ने हमें तत्व की अस्तित्व के प्रति भी शंकाकुल किया है। मतलब जो विज्ञान के विकास के साथ मनुष्य कैसा हो गया, शंकालु। स्फटिक की परीक्षा के दौरान विज्ञान ने पाया कि वह रचना ही रचना है, उसके भीतर अनेक स्तर और चेहरे तो हैं, किंतु वे किस तत्व के हैं यह स्पष्ट नहीं हो सका है। दूसरी ओर मनोविज्ञान
कि आधुनिक शोधों की प्रमाणित यह कर दिया कि मन भी एक यंत्र है। इसी स्थिति में नैतिक बोध भी एक यंत्र शासित कल्पना है। जिस विज्ञान ने कभी मनुष्यों की बुद्धि संपन्न मानकर अन्य जीवों से अलग किया था, उसी विज्ञान ने आज उसे पशु से अभिन्न प्रमाणित कर दिया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस बेसिक बातें हैं। ये कथन महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं, आधुनिक साहित्यकार के लिए इस परिस्थिति को अनदेखा करना असंभव है, लेकिन देखकर स्वीकार कर लेना भी असंभव है। जितना ही वह दिखती है, उतना ही उसे भेद कर भीतर गहराई में बैठना और आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार संवेदना में द्विभाजन हो जाता है। एक तो संवेदना नई, उस पर इस प्रकार द्विभाजित, यह बात आधुनिक साहित्यकार को की साहित्य समस्या को और पाठक से उसकी दूरी को एक नया आयाम दे देती है। किसका कथन है? अज्ञे जी का। अज्ञे का यह चिंतन आधुनिक साहित्य बोध को समझने की दृष्टि देता है। इसके आधार पर उनकी रचनाओं को परखा जा सकता है। अज्ञे के साहित्य चिंतन उनकी संपादकीय काव्य संग्रहों की भूमिका त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन युग संधियों पर धार और किनारे आदि निबंध संग्रहों में बिखरा हुआ है। ये प्रकाशन वर्ष के साथ आपको याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य एवं एक आधुनिक परिदृश्य और उसके संशोधित संस्करण, आधुनिक हिंदी साहित्य 1976 में अज्ञे ने आधुनिक हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचारों ने अनेक परवर्ती समीक्षकों को इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य किया है। विशेष रूप से तथ्य और सत्य तथा अनुभव की अद्वितीयता के संबंध में उनके विचारों ने काव्य की स्वायत्तता पर बल देते हुए समीक्षकों की प्रेरणा और शक्ति प्रदान की है। कृतियां महत्वपूर्ण है। अगले हैं हमारे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। अब तक उनके पहली रचना है प्रेमचंद एक विवेचन, जयशंकर प्रसाद जयशंकर चिंतन और कला, तुलसीदास चिंतन और कला, उपन्यासकार अश्क आलोचना और काव्य, आधुनिक हिंदी कविता का मूल्यांकन, आज का हिंदी उपन्यास, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कहानी अपनी जुबानी, महत्वपूर्ण आधुनिकता और हिंदी साहित्य, आधुनिकता और हिंदी आलोचना, आधुनिकता और हिंदी उपन्यास प्रकाशित हैं। आपने साहित्य को आधुनिक भावबोध की दृष्टि से मूल्यांकित किया है। इनकी आलोचना दृष्टि उन वादों को तोड़ती है जो कृति पर आरोपित होकर उसकी पहचान को विकृत करते हैं। डॉक्टर मदान आलोचना को रूढ़ या जड़ होने से बचाते हैं। यही उनकी आलोचना की दृष्टि की मौलिकता है कि उनके पूरे आलोचनात्मक लेख पढ़ लेने जाने पर के बाद भी पाठक उससे उबता नहीं है। अगले हैं हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण। बच्चन सिंह का जन्म वर्ष है 1919 और निधन वर्ष है 2008। अब तक उनके हिंदी नाटक 1954, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना 1956, बिहारी का नया मूल्यांकन 1957, ये महत्वपूर्ण है, ये हिंदी जो नाटक है। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती 1968, आलोचक और आलोचना 1970, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द 1983। अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पारिभाषिक शब्दावली कहीं से पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई पुस्तक नहीं मिल रही है, तो आप ये आलोचना की 20 शब्द पुस्तक लेंगे, ये बहुत ही अच्छी है। साहित्य के समाचार और रूपवाद, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, महत्वपूर्ण कथाकार जैनेन्द्र, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, महत्वपूर्ण उपन्यास का काव्यशास्त्र, आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हैं। बच्चन सिंह ने आलोचना के नए औजारों से टकराने और उनकी उपयोगिता एवं औचित्य को छानबीन करने में अधिक रुचि दिखाई, नए रचनाकारों की ताजी रचनाओं के विवेचन विश्लेषण में कम। यह दूसरी बात है कि जब वे प्रतिष्ठित रचनाकारों पर विचार करते हैं तो पूरी संजीदगी और सतर्कता से काम लेते हैं। ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले हैं हमारे गिरिजा कुमार माथुर, 1919 जन्म वर्ष और निधन वर्ष 1994 का काव्य चिंतन नई कविता के संदर्भ में विकसित और पुष्ट हुआ। आपने नई कविता की ऐतिहासिक पीठिका, नूतन भावबोध, मानवीय मूल्य का परिप्रेक्ष्य जैसे विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है। इनके आलोचनात्मक निबंध संग्रह है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है 1966, महत्वपूर्ण। आपने तार सप्तक में एक वक्तव्य दिया था, ये भी महत्वपूर्ण है।
विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। मोस लगा लेंगे इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कहाँ पे दिया? तार सप्तक के अपने वक्तव्य में, कि विषय की मौलिकता के पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। टेक्निक के अंतर्गत आपने भाषा और व्यंजना, छंद एवं ध्वनि विधान का बड़ा सूक्ष्म से विचार किया था। बाद को आपने नई कविता के बोध पक्ष पर भी विचार किया। आपकी दृष्टि से इस विकास को आधुनिकता की प्रक्रिया के प्रथम 1949 से 52 और द्वितीय 1953 से 1966 के उन्मेष के रूप में देखना चाहिए। श्री माथुर नूतन काव्य बोध को चेष्टापूर्ण जटिल अनुभूतियों के आरूप, निरीह याचना, साधुकड़ी, करुणा, दार्शनिक पौराणिक प्रतीकों का गरिमाभास, बौद्धिकता के छूचे प्रयास, सूक्ति और वक्तव्य तथा जैन बुद्धिज्म आदि दूरस्थ दर्शनों के पुट द्वारा लाए गए नव आध्यात्माद, नए अनुभवों के नाम पर फूहड़, अश्लील, विभत्स, अशिष्ट, कुरुचिपूर्ण, नंगे विवरणों तथा नवीनता के नाम पर अपने परिवेश से कटकर काफका या कामू के अंध अनुकरण से बचाकर वास्तविकता के अनावृत साक्षात्कार से जोड़ना चाहते हैं। इतना इनके बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर रघुवंश नई कविता के साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, महत्वपूर्ण समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारती का काव्य महत्वपूर्ण आदि समीक्षा से संबंधित कृतियां हैं। ये महत्वपूर्ण है। रघुवंश जी की दृष्टि में आज का युग अंध जड़ता का युग है। किसकी दृष्टि में आज का युग अंध जड़ता का युग है? तो डॉक्टर रघुवंश। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे इसको। कहने के लिए हम धर्मनिष्ठ हैं, आदर्शवादी हैं, मानवतावादी हैं, पर सब कुछ होकर भी आंतरिक निष्ठा का बल हम में नहीं, जो जीवन धारा को अग्रसर करता है। किसका कथन है? रघुवंश जी का। रघुवंश जी स्वीकार करते हैं कि आज की कविता में, नई कविता में कुंठा, निराशा, अवसाद, आवेश, दुरूहता, अस्पष्टता, विशृंखलता आदि हैं, किंतु इसे वे पिछले युगों की जड़ अंध आस्था के प्रति गहरे विद्रोह की उपज मानते हैं। रघुवंशी की मान्यता है कि आज प्रजातंत्रीय मूल्यों की बात करने वाले पूंजीवादी देशों और समाजवादी विचारधारा को महत्व देने वाले समाजवादी देशों दोनों में ही मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर संकट है। वे आगे कहते हैं, इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में प्रजातंत्रीय और समाजवादी दोनों प्रकार की विचारधाराओं को स्वीकार करने वाले देशों में समान रूप से मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर संकट है। ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में प्रजातंत्रीय या समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं को स्वीकार करने वाले देशों में समान रूप से मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पर संकट है। यह संकट इसलिए है कि दोनों ही व्यवस्थाओं ने मानव को यंत्र बना दिया है। इसलिए आज हमें यांत्रिक जड़वाद से आगे बढ़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आह्वान और नए मानवतावाद की प्रतिष्ठा करना है। वे यह भी मानते हैं कि नई कविता का कवि मानव व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के लिए के पिछले सारे बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर रघुवंश ने आधुनिकता के संबंध में भी पर्याप्त ऊहापोह किया है। उनकी दृष्टि में आधुनिक ना तो मूल्य दृष्टि है, ना मूल्य उपलब्धि, उसे सामाजिक परिवेश के रूप में ही देखना ही भ्रम है। ये महत्वपूर्ण है। अगला कथन, आधुनिकता रचना दृष्टि, शुद्ध सृजनशीलता, उनका न कोई आदि, अंत और मध्य है, न परिणाम है। अतः वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्य निरपेक्ष है, पर उसमें मूल्यों का बोध रचना के स्तर पर बना रहता है। इस अर्थ में उसे मूल्यों का स्रोत भी कहा जाएगा तथा वह यथार्थ बोध का नया अनुभव संदर्भ भी प्रस्तुत करती है। ये किसके बारे में है? आधुनिकता के बारे में। वे कहते हैं, साहित्य चिंतन के क्षेत्र में संरचना की दृष्टि के साथ रचना के अनुभव को व्यापक मानवीय मूल्य संदर्भ में से जोड़ने की प्रवृत्ति के कारण एक नई दृष्टि का विकास हुआ है, जिसे सांस्कृतिक नव्यालोचन कहना चाहे तो कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जो साहित्य के चिंतन क्षेत्र में संरचना की दृष्टि के साथ रचना के अनुभव को व्यापक मानवीय मूल्य संदर्भों से जोड़ने की प्रवृत्ति के कारण एक नई दृष्टि का विकास हुआ। तो साहित्य में जो संरचना है या उसके साथ जो भी मानवीय मूल्य है या उसके अनुभव को जोड़ना, उसको एक नई दृष्टि दिया। उस नई दृष्टि का नाम रखा उन्होंने सांस्कृतिक नव्यालोचन।
नंदकिशोर नवल के अनुसार किन्हीं मूल्यों के प्रति किसी प्रकार की प्रतिवेदना न मानने के कारण रघुवंश जी रूपवादी खेमे में चले गए हैं। तो रघुवंश जी को रूपवादी खेमे में किसने माना है? नंदकिशोर नवल जी ने। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, जन्म वर्ष निधन वर्ष 2002। नई कविता के प्रथम दौर के समीक्षकों में उल्लेखनीय है। नई कविता के प्रतिमान, ये महत्वपूर्ण है रचना लिखकर आपने नई कविता, ये महत्वपूर्ण इनका कथन भी है आगे। नई कविता के नए संदर्भ और नए भाव स्तर को समझाने की कोशिश की थी। लगभग इसी समय आपने लघु मानव को नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित किया था। तो लघु मानव को नई कविता के केंद्र में किसने प्रतिष्ठित किया? लक्ष्मीकांत वर्मा ने। आपके अनुसार नई कविता आज का मानव विशिष्टता से उद्धृत उस लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है, जो एक और आज की समस्त तिक्तता और विषमताओं को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त तिक्तताओं के बीच अब वह अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। किसका कथन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का महत्वपूर्ण कथन है। आपने यह भी स्पष्ट किया था कि नई कविता पर आधुनिकता की सबसे अधिक छाप है। नए कवियों के संदर्भ में आपने कहा था विषय वस्तु की नवीनता, स्वस्थ व्यक्तित्व और व्यंजना के प्रति ईमानदारी, बौद्धिक आधार, सर्वथा नई मान्यताओं के प्रति आग्रह, ये चार विशेषताएं ऐसी हैं जिनसे उनका स्थान आधुनिकतम प्रवृत्तियों से सदैव संबंध रहेगा। 1966 में उनकी दूसरी पुस्तक क्या नाम है? नए प्रतिमान पुराने निकष, क्या प्रकाशन वर्ष है? 1966 प्रकाशित हुई। इसमें आप उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लक्षित होता है। इस कृति में आपने स्थापित किया कि अज्ञे, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण आदि सभी कवियों की रोमानिक भावुकता के अवशेष हैं। डॉक्टर निर्मला जैन के शब्दों में इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के व्याख्याकार होने के साथ नई कविता के बाद के गैर रोमानी कविता के उद्घोषक भी हैं। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी को नई कविता के बाद के गैर रोमानी कविता के उद्घोषक किसने कहा है? निर्मला जैन जी ने। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। डॉक्टर भवदेव पांडे, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं बंग मेला, नारी मुक्ति का संघर्ष, पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं निराला, हिंदी कविता का कहानी का पहला दशक, उग्र का परिशिष्ट, आलम आदि आलोचनात्मक कृतियां महत्वपूर्ण हैं। इनकी से महत्वपूर्ण कृतियां आप लोग याद रखेंगे। अगले हैं डॉक्टर रामदरस मिश्र, जन्म वर्ष 1924। समीक्षा के सिद्धांत पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों से जुड़े रहे, इसलिए वे हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ का निर्देशन भी कर चुके हैं। आधुनिक हिंदी कविता के संरचनात्मक संदर्भ की पहचान भी मिश्र जी कविता के साथ ही उपन्यास और कहानी की समीक्षा के क्षेत्र में भी प्रवृत्त हुए हैं। वस्तुतः आपकी समीक्षा दृष्टि किसी वाद या विचार संप्रदाय के भीतर कीलित नहीं है। आप यह मानकर चलते हैं कि यह महत्वपूर्ण है, प्रत्येक कवि युग चेतना के सापेक्ष में नया सर्जन करता है, इसलिए पिछले युगों की सापेक्षता में हर नए युग का सर्जक कवि आधुनिक बोध वाला होता है। मिश्र जी कविता के भीतर जिंदगी के अनुभव सत्य को देखते हैं, किसी बाहरी जीवन सत्य को कविता पर आरोपित नहीं करते, किंतु जहां किसी जटिल कविता के कई आयाम, कई स्तर और कई अर्थ संभावनाएं होती हैं, वहां कविता के मूल स्वर को पहचानने के लिए कवि की अन्य कविताओं, अन्य समीक्षाओं यदि है तो उसके जीवन संदर्भों से भी सहायता लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ एक कथन और इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। विजय देव नायर शाही 1924, 1986 निधन वर्ष, ने बहुत कम लिखा है, किंतु जितना लिखा है बहुत ही सार गर्भ और मौलिक है। इनकी छठवां दशक साहित्य क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं, आप इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे। इनका एक लंबा निबंध है लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, नई कविता के संयुक्तांत 1960-61 में प्रकाशित हुआ। तो किसमें प्रकाशित हुआ? नई कविता में। और कब? 1960 से 61 के बीच। इस निबंध में शाही ने स्पष्ट किया है कि लघु मानव की अवधारणा मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ है उससे हमारे संबंध को तोड़ देती है। उन्होंने कहा कि लघु और महत्व दोनों कहीं ना कहीं वैसे ही मिलते हैं जैसे यथार्थ और आदर्श। इस संबंध में उन्होंने प्रसाद जी की सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे पहले प्रसाद जी ने ही यथार्थ को लघु से और आदर्श को महत्व से संबंध किया और यथार्थ और आदर्श दोनों को संदर्भित दृष्टि से देखने की कोशिश की। शाही भी जी निर्बाध रूप से यह भी मानते हैं कि यूरोपीय मध्यवर्ग या निम्न मध्यवर्ग की भांति
यूहबहू हम में वह चारित्रिक अराजकता, अनास्था, व्यक्तित्व का बिखराव आ गया है। ऐसा कहना न केवल कुत्सित समाजशास्त्रीयता है, वरन हद दर्जे की निराशावाद है। ये महत्वपूर्ण है। किसके है? विजयदेव नारायण शाही जी के कथन। शाही जी ये चाहते थे कि नए लेखक या कवि अपनी व्यक्तिकता को सुरक्षित रखते हुए सामाजिकता को आत्मसात करें। यह मान्यता लगभग वैसी ही है जैसे आगे की तथ्य और सत्य के समन्वय की मान्यता है। शाही का दृष्टिकोण साहित्य में धर्म संप्रदाय निरपेक्ष मनुष्य की प्रतिष्ठा करना है। मध्यकालीन भक्त कवियों में जायसी उन्हें इसलिए पसंद थे कि सब कुछ के बावजूद सृजनात्मक संवेदना ही उनकी रचना का केंद्रीय विशेषता है। यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, विजयदेव नारायण शाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाही को अपनी रचनात्मकता के इतर कोई प्रतिबद्धता स्वीकार नहीं थी। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है। अगले हैं हमारे डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। आपकी दृष्टि में जीवन की विषमताओं का साक्षात्कार करके उनके बीच टूटते बिखरते संघर्ष करते हुए संवेदनशील मानव व्यक्तित्व को नई आस्था प्रदान करने में ही लोक मंगल की सच्ची भावना निहित है। उनके विचार में आधुनिकता अपने सही अर्थ में उस विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से उपजती है जो व्यक्ति को वास्तविक युग बोध प्रदान करने के साथ साथ अपनी दायित्वशील, सक्रिय एवं मानवीय बनाता है। तो आधुनिकता की परिभाषा देते हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने कहा है, वे नई कविता के एक प्रतिमान के रूप में बहुचर्चित लघु मानव से अलग करते हैं। वे मनुष्य को उसके सजग सहज रूप से लघु मानने के विरोधी हैं। उनकी दृष्टि में लघुता दूसरों की महानता से उत्पन्न एक अभिशाप है। वे कहते हैं, मेरे विचार में मानव व्यक्तित्व एवं स्वाभिमान से संपन्न मनुष्य अपने को लघु माने यह आवश्यक नहीं। तो लघु मानव के या मनुष्य को लघु मानव मानने से कौन विरोध करता है? तो हमारे जगदीश गुप्त जी। यदि लघुता को एक मानव मूल्य माना जाए तो वह निश्चित रूप से स्वाभिमान का विरोधी सिद्ध होगा। तो किसने लघु मानव और मनुष्य को अलग किया है? जगदीश गुप्त जी ने। गुप्त जी आगे कहते हैं, शब्द में लय की स्थिति तो परंपरा से माने रही है। शब्द उसी का नियोजित रूप है, पर अर्थ की लय की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। तो शब्द की लय तो परंपरा से मानी जा रही है, छंद भी उसी रूप में नियोजित है, लेकिन अर्थ की लय के बारे में कोई बात नहीं करता है। गुप्त जी ने इस अर्थ की लय का संबंध नई कविता के रूप विधान से जोड़ा है। अर्थ की लय की प्रेरणा उन्हें आई ए रिचर्ड्स, स्टीफन स्पेंडर, हर्बर्ट रीड, जी एच लीविस आदि पाश्चात्य विचारकों के काव्य भाषा संबंधी चिंतन से प्राप्त हुई है। जी एच लीविस द्वारा प्रतिपादित भावनाओं की लय को ही गुप्त जी ने अर्थ की लय के रूप में स्वीकार किया है। गुप्त जी की अन्य स्थापना रसानुभूति के समकक्ष सह अनुभूति संबंधी है। गुप्त जी मानते हैं कि नई कविता में प्राचीन आचार्यों द्वारा निरूपित रसानुभूति संभव नहीं, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व का परिहार नहीं होता। कवि और भावक दोनों के व्यक्तित्व में सह स्थिति बनी रहती है। वे आगे कहते हैं, कवि और भावक दोनों के व्यक्तित्व में सह अस्तित्व में अनुभूति की प्रेषणीयता संभव होने के कारण इसे सह अनुभूति कहना न निराधार है न अनुप्रयुक्त। आगे हमारे डॉक्टर प्रेमशंकर जी की रचनाएं हम पढ़ लेंगे। सिर्फ प्रसाद का काव्य, हिंदी स्वच्छंदवादी काव्य, भक्ति चिंतन की भूमिका, भक्ति काव्य की भूमिका, कृष्ण काव्य और सूर्य, दशधाम काव्य और तुलसी, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, सृजन और समीक्षा, कामायनी का रचना संसार महत्वपूर्ण, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, नई कविता की भूमिका, भक्ति काव्य का समाजशास्त्र, सिया राम शरण गुप्त, रचना और राजनीति, भक्ति काव्य का समाज दर्शन आदि महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति हैं। अगले हमारे महत्वपूर्ण आलोचक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनका जन्म वर्ष 1931, निधन वर्ष 2003। इनकी कृतियां हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, सृजन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काव्य भाषा के 3 निबंध, प्रसाद निराला और अज्ञेय, कविता का पक्ष, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, आधुनिक कविता यात्रा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, भक्ति काव्य यात्रा आदि महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के यहाँ पे दो कथन है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी विचार या अनुभव को किसी अन्य व्यक्तित्व में संक्रमित करना जिससे उसका फिर नया विकास संभव हो, सृजन प्रक्रिया का आरंभिक चरण है। स्पष्ट है यह संक्रमण किसी न किसी भाषा के स्तर में ही होगा। ये महत्वपूर्ण कथन है, किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। मान लीजिए मैंने अगर किसी को कोई विचार दिया है या कोई बात कही है, तो वो उस बात को आगे भी बढ़ाएगा या आगे 4 लोगों को बताएगा। तो ये जो आगे बढ़ना किसी चीज का या किसी विचार का या अनुभव का, तो भाषा के स्तर पर ही होता है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज को से स्वीकार करता है और उसी के अनुकूल उसकी संवेदना निखरती है, जिसे वह फिर अपनी काव्य भाषा में व्यक्त कर देता है। यह काव्य भाषा कवि के व्यक्तित्व के अनुकूल रूपाकार ग्रहण करती है। इससे काव्य भाषा की संरचना के विश्लेषण द्वारा कवि के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। इसलिए आप काव्य भाषा के अर्थ के संधान को समीक्षा के केंद्रीय समस्या मानते हैं। चतुर्वेदी जी एक समीक्षक के रूप में ही यही कार्य करते रहे। चतुर्वेदी जी ने सबसे अधिक विचार आगे की कविताओं पर किया है। वे मानते हैं, वे कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, व्यक्तित्व की स्वाधीनता और सृजनशीलता का सुरक्षा उसकी कवि दृष्टि के केंद्र में है। महत्वपूर्ण कथन है। कविता के माध्यम से कवि व्यक्तित्व की तलाश में निश्चय ही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को भाषिक विश्लेषण पर अधिक ध्यान देना पड़ा है। मुक्तिबोध की समीक्षा करते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं, यहाँ गर्बीली गरीबी का प्रयोग बरबस ध्यान खींचता है और भारतीय जिंदगी तथा समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति को उजागर करता है। नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गर्बीली गरीबी का काव्य है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। किसके विषय में? मुक्तिबोध जी के विषय में। चतुर्वेदी जी के अनुसार संस्कृति और कविता का गहरा अंतर संबंध है। कविता का दायित्व है कि संस्कृति की रक्षा करे और इसी प्रकार संस्कृति का धर्म है कि कविता को विचारधारा, राजनीति, संचार साधन और यांत्रिकता के खतरों से बचाए। इधर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने आचार्य शुक्ल पर भी नए संदर्भ में विचार किया है। आपकी मान्यता है कि आज के बदलते हुए परिवेश में आचार्य शुक्ल का विरुद्धों का सामंजस्य का सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो गया है। इसे भारतीय साहित्य की जातीय विशेषता माना जाना चाहिए। अगले हैं हमारे आलोचक और समीक्षक डॉक्टर चंद्रकांत महादेव वांदी वडेकर। इनकी आप रचनाएं देख लेंगे, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, आगे की कविता एक मूल्यांकन, हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, कविता की तलाश, जैनेन्द्र के उपन्यासों की मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, कथाकार अज्ञे चंद्रकांत देवताले की कविता, कविता का स्वभाव आदि महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। इनका कथन है, एक मामूली समीक्षक के रूप में मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि मेरे प्रेमचंद और अज्ञे, यशपाल और जैनेन्द्र, रेणु और मोहन, राकेश, मुक्तिबोध और शमशेर, धूमिल और केदारनाथ सिंह अपनी अपनी क्षमता और सीमाओं के साथ ग्रहणीय हो जाते हैं। लुकमान अली अज्ञे और रघुवीर साहे की कविताएं और गजल आपका सबका आस्वाद लेते समय मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, ना आत्मग्लानि। असल में रचना क्या दे सकती है, क्या देना उसके स्वभाव में है, प्रकृति में है। यह विवेक न कर जब हम अपनी अपेक्षाएं लादकर रचना को देखते हैं, तब आस्वाद की बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। किसका कथन है? चंद्रकांत महादेव जी का। आगे हमारे समीक्षक हैं निर्मला जैन, इनको हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला जो हमारी प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसका भाग 15 है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विषय की मौलिकता का पक्षपाती होते हुए भी मेरा विश्वास है कि टेक्निक के अभाव में कविता अधूरी रह जाती है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 2, नई कविता आज की मानव विशिष्टता से उद्भूत उस लघु मानव के लघु परिवेश को अभिव्यक्त है जो एक और आज की समस्त तिक्तता और विषमताओं को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त तिक्तताओं के बीच अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है।
कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए निर्मला जैन, ऑप्शन बी विजय देवनारायण शाही, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा या ऑप्शन डी रामदरस मिश्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विजय देवनारायण शाही को अपनी रचनात्मकता से इतर कोई प्रतिबद्धता स्वीकार्य नहीं थी। कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी रचना बच्चन सिंह की नहीं है? ए भारती का काव्य, बी रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, सी आलोचक और आलोचना या डी आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। तो जो ऑप्शन ए है भारती का काव्य, ये किसकी रचना है? डॉक्टर रघुवंश जी की। तो बाकी रचना किसकी हुई? बच्चन सिंह जी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विचार या अनुभव को किसी अन्य व्यक्तित्व में संक्रमित करना जिससे उसका फिर नया विकास संभव हो, सृजन प्रक्रिया का आरंभिक चरण है। स्पष्ट यह संक्रमण किसी न किसी स्तर पर भाषा में ही होगा। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र या ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। उम्मीद करूंगी आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यानी कि शैली 11 यूज करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।